व्हाट इफ आई टेल यू, एक सीक्रेट फैमिली पूरे यूरोप की मालिक है। एक फैमिली जिसके कंट्रोल में यूरोप के सारे बड़े बैंक्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमैट्स और इवन मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स है। 2023 में इस फैमिली की नेटवर्थ थी टोटल $700 बिलियन, जो कि इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, मुकेश अंबानी और गौतम अंबानी की कंबाइंड नेटवर्थ से भी ज्यादा है। व्हाइट हाउस से लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इवन यूनाइटेड नेशंस तक हर जगह इस फैमिली का इन्फ्लुएंस है। इतना पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस होने के बावजूद आपको शायद इनका नाम भी ना पता हो। इवन आप फोर्ब्स की टॉप बिलियनर लिस्ट भी देखें, फिर भी आपको इस फैमिली के किसी भी मेंबर का नाम तक नहीं मिलेगा। और इसकी वजह सिर्फ यही है कि ये फैमिली खुद ही नहीं चाहती कोई इनके बारे में कुछ भी जाने। इसलिए किसी टीवी, मैगजीन या पब्लिक कॉन्फ्रेंस पे आपको इस फैमिली का कोई भी नामो निशान नहीं मिलेगा। ये है वॉलनबर्ग फैमिली, यूरोप की सबसे पावरफुल और अमीर फैमिली। ये फैमिली इतनी पावरफुल और अमीर कैसे हुई? क्या है इनका सीक्रेट? कौन था इस फैमिली को इतना पावरफुल और अमीर बनाने वाला? आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये बात स्टार्ट होती है 1837 में। 1837 में अमेरिका में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिसे द पैनिक ऑफ 1837 भी कहा जाता है। ये 19th सेंचुरी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था। रियल एस्टेट बबल बस्ट हो गया, कॉटन की प्राइसेस गिर गई, इन्फ्लेशन आसमान पर पहुंच गया और बैंक्स के पास पैसा खत्म हो गया और बिजनेसेस फेल होने लगे, जिसके नतीजे अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर चली गई। ये सारी क्राइसिस उस टाइम के अमेरिकन बैंकर्स के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था, मगर एक स्वीडिश नेवी ऑफिसर के लिए ये सारे क्राइसिस एक बहुत बड़ा लेसन थे। इस नेवी ऑफिसर का नाम था आंड्रे ऑस्कर वॉलनबर्ग। जब 1837 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, आंड्रे उस वक्त अमेरिका में स्वीडिश नेवी के लेफ्टिनेंट के तौर पे स्टेशन था। उसने इस सारे क्राइसिस को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया। वो ये समझ चुका था कि ये सारे क्राइसिस की वजह अमेरिकन बैंकर्स है। उनकी इनकॉम्पिटेंसी में आंड्रे के लिए लेसन था कि बैंक्स को कब कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और ये भी कि उसके अपनी कंट्री के बैंक्स बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। असल में उस टाइम स्वीडिश बैंक्स बहुत ही घिसे पिटे तरीके से चल रहे थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजना बहुत ही मुश्किल था। इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही लो थे और सबसे बदतर, स्वीडिश बैंक किसी भी इंडिविजुअल या कंपनी को लोन नहीं देते थे। मतलब बैंक सिर्फ एक लॉकर या तिजोरी के तौर पर काम कर रहे थे। मतलब ऐसे टाइम पे जब स्वीडन में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पीड पकड़ रही थी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस लॉन्च हो रही थी और स्वीडन की इकोनॉमी जबरदस्त बूम कर रही थी, और साथ ही साथ में रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहे थे। स्वीडिश बैंक लोन ना देने की वजह से इन सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रही थी। देखिए, बैंक्स बहुत पावरफुल चीज होते हैं, इतने पावरफुल कि इन्हीं बैंक्स के थ्रू आज अमेरिका पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर रही है। बैंक्स के पास ये पावर आती है उनके बिजनेस मॉडल से। अब बैंक्स का क्या बिजनेस मॉडल होता है, ये आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हम जो भी पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक उन्हीं पैसों को एज अ लोन देती है कोई कंपनी या इंडिविजुअल को, और बदले में उनसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। और बैंकर और लेंडर के बीच का जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस होता है, वो अल्टीमेटली बैंक के लिए उसकी इनकम होती है। साथ ही साथ में बैंक्स आपके पैसे रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करती है और वहां से भी प्रॉफिट कमाती है। खैर, उस टाइम स्वीडिश बैंक के लोन देने का काम बहुत ही लिमिटेड स्केल पर कर रही थी और लोगों को सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट की फैसिलिटी दे रही थी, और इस तरह प्रॉफिट कमाने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रही थी। यही वो अपॉर्चुनिटी थी जो आंड्रे को रियलाइज हुई, और 1856 में स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम्स में उन्होंने अपना खुद का बैंक खोला, जिसका नाम उन्होंने रखा स्टॉकहोम्स एनस्किल्डा बैंक, या इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम इसे SEB भी कह सकते हैं। आज से 200 साल पहले बैंक ओपन करना इतना मुश्किल नहीं था। आज तो इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट है कि एक आम आदमी तो बैंक ओपन करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बट 19th सेंचुरी में बैंक ओपन करना इतना आसान था जितना कि एक ज्वेलरी शॉप खोलना। SEB ने पहली दफा स्वीडन में लोगों को ये ऑप्शन दिया कि वो अपने पैसे SEB में डिपॉजिट करें और बदले में उन्हें अपनी सेविंग्स पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलेगा। स्वीडन के लोगों के लिए ये बिल्कुल एक नई चीज थी, बिकॉज जो उनके नजदीकी बैंक थे वो सिर्फ ये काम कर रहे थे कि वो उनके पैसों को सेफ रख रहे थे, जैसे कि कोई लॉकर या तिजोरी होती है। लेकिन अब उन्हें अपनी सेविंग्स पर प्रॉफिट मिल रहा था। लोगों पर SEB का एक भूत सवार हो गया। वो अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स लेकर SEB में डिपॉजिट कराने लगे। इसी तरह उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन का बूम था, जिसके चलते SEB ने बहुत सारे बिजनेसमैन को लोन देना शुरू कर दिया। वॉलनबर्ग एक तरीके से आम लोगों की सेविंग्स पकड़ रहा था और वही सेविंग्स आगे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को हाई इंटरेस्ट रेट पे एज अ लोन के रूप में दे रहा था। अपने इस बिजनेस मॉडल की वजह से SEB चंद ही सालों में पूरे स्वीडन पर छा चुका था। स्वीडन के हर बंदे का पैसा किसी न किसी तरह SEB के पास था। मतलब सिचुएशन ये थी कि या तो आपने अपना पैसा SEB में डिपॉजिट कर रखा है, या फिर आप SEB से लिए हुए लोन को पे ऑफ कर रहे हो, या फिर आप कोई ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जिसने SEB से लोन ले रखा है। पूरी स्वीडिश इकोनॉमी एक तरीके से SEB के कंट्रोल में थी। लेकिन वॉलनबर्ग यहाँ रुकने वाला नहीं था। उन्हें और पैसा और पावर चाहिए थी। उन्होंने सोचा क्यों ना इन सारे पैसों से स्वीडन की बड़ी बड़ी कंपनीज को खरीद लिया जाए, और फिर वॉलनबर्ग ने रेल से लेकर फैक्ट्रीज, शिपिंग पोर्ट्स, प्रेस, रियल एस्टेट, हर चीज में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। स्वीडन की शायद ही कोई इंडस्ट्री हो जिसमें वॉलनबर्ग के स्टेक्स ना हो। स्वीडन की सारी इकोनॉमी, सारा पैसा, सारे लोग सिर्फ एक फैमिली के कंट्रोल में थे, और ये कंट्रोल स्वीडन से निकलकर यूरोप और फिर सारी दुनिया में फैलने वाला था। वॉलनबर्ग फैमिली के इसी बढ़ते हुए कंट्रोल को देखकर स्वीडिश गवर्नमेंट ने 1916 में एक लॉ पास किया,
जिसके अकॉर्डिंग कोई भी बैंक किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म शेयर्स होल्ड नहीं कर सकता था। ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था वॉलनबर्ग फैमिली के लिए, मगर उन्होंने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया। वॉलनबर्ग ने इन्वेस्टर एबी के नाम से एक नई कंपनी खोली और एसईबी के अंदर जितनी भी कंपनीज थी उनकी ओनरशिप एबी इन्वेस्टर को ट्रांसफर कर दी। अगले 20 सालों में इन्वेस्टर एबी कंपनी इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि पूरे स्वीडन के 40% वर्कफोर्स इसी एक कंपनी के लिए काम कर रहे थे। फिर शुरुआत हुई वर्ल्ड वॉर 2 की। अब यहाँ पे वो पॉइंट आता है जिसे मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही गौर से सुने। वर्ल्ड वॉर 2 दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई थी। एक ग्रुप एलाइज कहलाता था जिसमें अमेरिका, सोवियत यूनियन और फ्रांस जैसी कंट्रीज थी, और दूसरी तरफ एक्सेस ग्रुप था जिसमें जापान, इटली और जर्मनी जैसे देश थे। इन ग्रुप्स के लोग एक दूसरे को जानी दुश्मन समझते थे। उन्हें ऐसा ब्रेन वॉश किया गया था कि कोई भी ग्रुप दूसरे को कंप्लीटली तबाह कर दे। दोनों तरफ से कोई भी बात करने को तैयार नहीं था। दोनों तरफ से लाखों लोग मारे जा रहे थे और वहीं वॉलनबर्ग फैमिली इस कश्मकश में थी कि दोनों ग्रुप्स में से उन्हें किससे ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, और फिर उन्होंने भी वही किया जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने किया था। वॉलनबर्ग फैमिली ने एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन को हैवी लोन्स देना शुरू कर दिए और वहीं उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन के दुश्मन जर्मनी की बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनीज को खरीदना शुरू कर दिया ताकि जर्मनी को वेपन्स की सप्लाई खत्म ना हो। और ये सब वॉलनबर्ग किसी चैरिटी के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने इसके बदले इन तीनों कंट्रीज से एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन कराया, जिसके अकॉर्डिंग वॉर खत्म होने के बाद एक तरफ जर्मनी एसईबी को फ्री ऑफ कॉस्ट जर्मनी में अपनी ब्रांचेस खोलने देगा और सारी पोस्ट वॉर डेवलपमेंट की फंडिंग एसईबी के थ्रू ही होगी। और इसी तरह अमेरिका और ब्रिटेन में भी एसईबी को स्पेशल रिलैक्सेशन दी गई। दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखें, बिजनेसमैन कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता और वॉर सबसे बड़ा बिजनेस है। वॉर एक इंडस्ट्री है और उसको चलाने वाले कभी नहीं चाहेंगे कि दुनिया में अमन हो। अमेरिका अफगानिस्तान वॉर में 10 लोग बिलियनियर बने थे। रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में ऐसी रिपोर्ट्स लीक हुई है जिससे पता चलता है कि ये वॉर क्यों इतनी लंबी होती जा रही है। ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की गेम है। आपको लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान में तनाव रिलीजन या आइडियोलॉजी की वजह से है, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स दोनों कंट्री की तरफ से अपने डिफेंस पे खर्च किए जाते हैं। जिन कंट्री या ग्रुप्स से ये दोनों कंट्रीज हथियार खरीदती है, आपको क्या लगता है कि वो कभी चाहेंगे कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में अमन हो? वेल, कभी भी नहीं। उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार फिर कौन खरीदेगा? दोनों तरफ के आम लोगों को बेवकूफ बनाकर रखा है, दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बनाया हुआ है, मूवीज, मीडिया और सिलेबस के थ्रू ब्रेन वॉश किया हुआ है ताकि ये इस चक्कर से बाहर ही ना निकल पाए। इसके परिणाम स्वरूप अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीबी के दलदल से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। ये डबल गेम वॉलनबर्ग ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे की और अभी तक करते हुए आ रहे हैं। 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो जब सारे यूरोप ने रशिया पर टोटल सैंक्शंस लगा दिए, वही वॉलनबर्ग की दो कंपनीज एटलस कॉर्प को और एसकेएफ रशिया को न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की जरूरी इक्विपमेंट सप्लाई करती रही। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि 90% केसेस में हमने देखा है कि अमीर फैमिली तीसरी या चौथी जनरेशन में खत्म हो जाती है। फिर वॉलनबर्ग फैमिली इतने लंबे टाइम तक कैसे सर्वाइव कर रही है और 100 साल गुजरने के बावजूद वो आज भी पूरे यूरोप की सबसे पावरफुल फैमिली कैसे है? वॉलनबर्ग फैमिली ने इस थर्ड जनरेशन कर्ज से निपटने के लिए ये हल निकाला कि किसी एक या दो बेटों को सारा पैसा ट्रांसफर करने की बजाय वॉलनबर्ग फैमिली की सारी वेल्थ एक फैमिली फाउंडेशन में जाती है और फिर उस फाउंडेशन में सारे मेंबर्स डिफरेंट कंपनीज को हैंडल करते हैं और इस तरह कोई एक फैमिली मेंबर पूरी वॉलनबर्ग एम्पायर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और एक और रूल ये भी है, जिस फैमिली मेंबर को कोई भी कंपनी दी जाती है उसे उस कंपनी के निचले लेवल पर 10 साल काम करके अपनी कॉम्पिटेंसी प्रूव करनी पड़ती है, तभी उसे हायर मैनेजर रोल्स दिए जाते हैं। यही वो अप्रोच है जिसने आज भी इस फैमिली को जोड़कर रखा हुआ है और यही वो चीज है जो वेंडरबिल्ट फैमिली ने नहीं की थी। वेंडरबिल्ट फैमिली 19th सेंचुरी में पूरी दुनिया की सबसे अमीर फैमिली थी, मगर आज उनका कहीं भी कोई भी नाम सुनने को नहीं मिलता। 1973 में जब वेंडरबिल्ट फैमिली का रियूनियन हुआ, जब उसमें से कोई एक फैमिली मेंबर मिलियनेयर तक भी नहीं था। पैसा, अमीरी, पावर, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। इस वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ ही एग्जांपल शेयर किए हैं, पर तारीख गवाह है कि इंसान बहुत ही सेल्फिश साबित हुआ है। इतना सेल्फिश कि दूसरों की लाश पे भी उसे अपना फायदा ही नजर आता है। तो गाइस, मेरी यही आज की वीडियो थी। अगर आपको ऐसा लगा कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी है और आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर देना। एक वीडियो बनाने में सच में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। That's all for today's video guys, and I'll see you in the next video. Till then, bye bye, stay tuned.